इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो बच्चों, आज का जो स्टार्ट हो रहा है सीरीज़, ये सीरीज़ स्टार्ट होगा आपके बुक का ही पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जितने ग्रामर जितने पॉइंट्स है सब हम डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो के साथ। तो आज के जो वीडियोस में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस करेंगे और इसी में डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, फिर उसके एक्सरसाइज को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आपको होमवर्क कुछ दिया जाएगा, आपको वो करना है। आप चाहो तो इस जो आपको दिख रहे हो पढ़ रहे हो इसका पीडीएफ अगर आप चाहिए तो आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। वीडियो की डिटेल में जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा डाउनलोड दिस पीडीएफ या लिखा होगा पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, तो वहाँ उसके नीचे आपको ब्लू रंग का एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये एक अलग सीरीज़ आपके लिए मैं ला रहा हूँ क्लास 10th वालों के लिए, जिसमें आप एक एक टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसके एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए देखा जाए। लिखा है अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आप देख सकते हो लेटर्स जिसे बोलते हैं, ये 2 होते हैं वाउल्स। ध्यान दीजिएगा, इसको वॉवेल नहीं पढ़ते हैं, जो लिखा है ना स्वर उसको वाउल पढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन AEIOU ये आपके स्वर होते हैं, यानी कि वाउल होते हैं, वॉवेल नहीं होते हैं, वाउल होते हैं। और कॉन्सोनेंट आपके जो बच गए वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर क्या लिखा है, इस प्रकार वाउल की संख्या 5 तथा कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। वर्ड शब्द किसे कहते हैं, लेटर्स का वह सार्थक समूह, सार्थक मतलब सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ हो। सार्थक अर्थात सा मतलब होता है हो, मतलब कोई चीज़ होना, और अर्थ मतलब किस चीज़ का अर्थ होना, है ना, मतलब होना। तो किस वह शब्दों अक्षरों का वह समूह, लेटर्स का वह समूह जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ निकले, जो स्पष्ट अर्थ देता है, जो आपको एक स्पष्ट अर्थ दे, शब्द कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। जैसे कैट, CAT कैट, TABLE टेबल, CHAIR चेयर एटसेट्रा। आप चाहो तो जैसे आप बोलते हो ना TMP क्या होता है, जरा मुझे बताओ तो। कुछ नहीं होता ना, तो जो TMP क्या है, ये भी तो है ग्रुप ऑफ लेटर, लेकिन क्योंकि इसका सार्थक अर्थ नहीं है यानी स्पष्ट अर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। सेंटेंस शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता हो उसे वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य। पूर्ण यानी कि पूरा अर्थ, अधूरा नहीं। मैं जा बोलोगे तो अधूरा लग रहा है। मैं घर बोलोगे ये भी अधूरा लग रहा है ना। मैंने खाया, अब बोलोगे मैंने खाया, कह रहे क्या खाया, खाना खाया, ऐसे बोलते हैं ना, मैंने खाना खाया। तो मैंने खाया है, ये आपको लग रहा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का समूह है, लेकिन ये अधूरा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस नहीं कहेंगे। जब तक पूरा अर्थ ना आए तब तक उसको हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। इंग्लिश में आप डेफिनेशन देख लीजिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ दे उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरा अर्थ। एग्जाम्पल आपके सामने है। फर्स्ट, राम इज राइटिंग अ लेटर। सेकेंड, हाउ प्रिटी शी इज, कितनी खूबसूरत या कितनी सुंदर वह है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कितनी सुंदर वह है ना, इस तरह से। तीसरा, आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो। देखो ये पूरा पूछ तो रहा है, लेकिन क्या ये पूरा अर्थ दे रहा है, हाँ ये पूरा अर्थ दे रहा है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये आपको पूरा लग रहा है। फिफ्थ, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। उपयुक्त सभी शब्दों के सार्थक समूह अर्थ पूर्ण भाव प्रकट करते हैं, प्रकट कर रहे हैं ना। अतः ऐसे सभी शब्दों का समूह वाक्य की श्रेणी में आता है, यानी कि वाक्य कहा जा सकता है। समझ में आ गया। तो सेंटेंस का आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है सेंटेंस से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछोगे, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। क्या लिखा है, वाक्य के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2, है ना। कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2। कोई पूछेगा सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं तो वो 2 होते हैं। सब्जेक्ट जिसे हम कर्ता कहते हैं, प्रेडिकेट जिसे हम विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय, है ना। तो जब हम किसी व्यक्ति
या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। पहला सब्जेक्ट आपको समझा रहा हूँ। क्या लिखा है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, यानी जब हम सेंटेंस में किसी के बारे में बात कर रहे हो, किसी वाक्य में जिसके बारे में बात हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अगर आप साधारण बात में कहें तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात कहो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात, दूसरी कोई बात कही जा रही हो, वो प्रेडिकेट होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन लाफ्स। ये पूरा सेंटेंस हो गया। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन। और मोहन क्या कर रहा है? मोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि मोहन हंसता है। तो जो मोहन के बारे में बताया जा रहा है वो हो जाएगा प्रेडिकेट, और मोहन आपका सब्जेक्ट है ना। गीता रीड्स, गीता पढ़ती है, तो गीता रीड्स। समझ में आ गया आपको? प्रथम वाक्य में मोहन तथा दूसरे वाक्य में गीता कर्ता अर्थात सब्जेक्ट है, तथा लाफ्स एंड रीड विधेय यानी प्रेडिकेट है। एक बात आपको बता दूं, और आप वीडियो के डिटेल में जाएंगे तो वहाँ आपको टाइमलाइन मिलेगा। मैंने वहाँ पे बताया है किस समय मैंने कौन सा पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। जैसे अभी आप, मैंने डेफिनेशन पढ़ाया आपको, है ना, फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस जाना है तो वहाँ जा सकते हो। एक्सरसाइज पे जाना है तो वहाँ लिंक दिया हो, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज वाले पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट वीडियो के एक्सरसाइज वाले पॉइंट पे आ जाओगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। पहले हमने देखा सेंटेंस के पार्ट 2 होते हैं। अब हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। पहला क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड। उसको मेन वर्ड भी कहा जाता है और हेड वर्ड भी कहा जाता है। अब जो क्वालिफायर है वो 3 भाग में बटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्वालिफायर 3 भाग में बटा हुआ है। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवियल फ्रेज। यानी क्वालिफायर जो होता है वो 3 रूप में पाया जाता है। एक डिटरमाइनर के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में, एक एडजेक्टिवियल फ्रेज के रूप में। अभी हम देखेंगे उसको आगे, है ना। ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिखा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। इसमें आप देख सकते हो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में 3 चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कोई एक भी चीज़ हो सकता है 3 हो सकती हैं। ठीक वैसे ही सब्जेक्ट में आपको बता दूं, जरूरी नहीं क्वालिफायर हो सकता है। मेन वर्ड तो होना ही होना है, जरूरी नहीं क्वालिफायर हो। क्वालिफायर अगर होगा तो डिटरमाइनर भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिवियल फ्रेज भी हो सकता है। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट हो सकता है वर्ब पे ही आपका सेंटेंस खत्म हो जाए, हो सकता है ऑब्जेक्ट पे ही आपका सेंटेंस खत्म हो जाए, हो सकता है कॉम्प्लीमेंट भी दो। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? पूरक, जो सेंटेंस को और अच्छे तरीके से पूरा करे। जैसे मैं बाजार गया था, ठीक है, मैं दोपहर को बाजार गया था, तो मैं बाजार गया था ये पूरा सेंटेंस हो गया। दोपहर को मैंने अलग से कुछ जोड़ा हुआ है, तो जो मैंने अलग से जोड़ा है उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इंग्लिश में। समझ में आ गया? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे आप पढ़ोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में। सब्जेक्ट पार्ट्स को समझने के लिए निम्नलिखित टेबल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। टेबल 1, सब्जेक्ट इधर दिया हुआ है आपको और प्रेडिकेट दूसरी तरफ दिया हुआ है। पहला ए, राम प्लेस। ये पूरा सेंटेंस है, राम प्लेस पूरा सेंटेंस है, जिसमें राम सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है? प्लेस है। राम खेलता है। मीना वीप्स, मीना रोती है। अरे सॉरी, हाँ, वीप मतलब वही रोना, है ना। तो मीना रोती है। फिर ही प्लेड, वह खेला, हाँ, या वो खेलता था, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लेड आपका प्रेडिकेट। शी वेप्ट, वह रोई, तो सी आपका सब्जेक्ट और वेप्ट आपका प्रेडिकेट। सी देखिए, स्मोकिंग इज डेंजरस, ये इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे आप देखते हो कि लिखा होता है, बैनर पे लिखा होता है स्मोकिंग इज डेंजरस, इंजीरियस। इवन आप जो पैकेट खरीदते हो सिगरेट का या बीड़ी का, तो वहाँ लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस, है ना। तो यह एक
इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें स्मोकिंग नाउन के रूप में यूज हो रहा है ना, और इज इंजीरियस ये आपका प्रेडिकेट के रूप में, ठीक है। और सॉरी गलती हो गया, इम्पेरेटिव के रूप में यूज़ नहीं हो रहा, अभी यूज़ नहीं हो रहा है। स्मोकिंग वैसे वर्ब है लेकिन यहाँ नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। गलती हो गया मुझसे, मुझे लगा कि ये इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव नहीं है ये नॉर्मल आपका सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट आपका स्मोकिंग है और इज इंजीरियस आपका क्या है, प्रेडिकेट है। फिर डी, टू टॉक इज यूजफुल, बात करना सहायक करता है या सहायकपूर्ण है। तो टू टॉक ये सब्जेक्ट हो गया, इज यूजफुल आपका प्रेडिकेट। अब सोचिए टू टॉक इज यूजफुल, किसके बारे में बात हो रही है, बात करने के बारे में बात हो रही है। तो टू टॉक आपका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में यह बात हो रही है कि वह यूजफुल होता है, वो लाभदायक होता है। तो इज यूजफुल आपका प्रेडिकेट। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब नोट देखिए, कैटेगरी ए में राम और मीना सब्जेक्ट नाउन है, कैटेगरी बी में ही और शी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, कैटेगरी सी में स्मोकिंग क्या है, सब्जेक्ट है लेकिन वो जीरंड के रूप में यूज हुआ है। अगर आपको जीरंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं बता दूंगा जीरंड क्या होता है। अदरवाइज थोड़ा वेट करिए, धीरे धीरे आपको जीरंड पता चल जाएगा। ये बता दे रहा हूँ जीरंड क्या होता है, जब किसी नाउन के साथ हम आईएनजी जोड़कर, मतलब सॉरी किसी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर उसको हम नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको हम जीरंड कहते हैं। कैटेगरी डी में टू वॉक, जब हम किसी वर्ब के पहले टू लगाकर उसको सब्जेक्ट के रूप में या नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए टेबल 1 से ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, उन्हें हेड वर्ड या मेन वर्ड कहा जाता है। जहाँ आप देख रहे हो सब्जेक्ट में एक एक वर्ड ही यूज हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ड या हेड वर्ड, है ना। टू टॉक को छोड़कर, टू टॉक एक साथ आया है, अगर वॉक अकेले आएगा तो वो वर्ब हो जाएगा। टू जुड़ा हुआ है इसीलिए वह सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। टू वॉक, अगर टू हट जाएगा तो वॉक वर्ब हो जाएगा, इसलिए टू के साथ हो ही उसको हम दोनों वर्ड को हेड वर्ड मानेंगे। टेबल 2, सब्जेक्ट को समझने का एक अन्य टेबल भी देखिए। सब्जेक्ट को और बढ़िया तरीके से समझिए, इसमें सिर्फ एक ही आपको मेन हेड वर्ड दिख रहा था, यहाँ देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सीरियल नंबर आपको 1 2 3 4 दिख रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिमार्क। रिमार्क मतलब बताएगा कि इसमें क्या हुआ है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट डॉग्स नाउन है। शी लेबर्स हार्ड, यहाँ लेबर्स मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, तो वो कठिन परिश्रम करती है, यहाँ सब्जेक्ट शी प्रोनाउन है। द पुअर आर सैड, द पुअर आर सैड, गरीब लोग क्या हैं, उदास हैं, यहाँ द पुअर सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव है जो नाउन की भांति प्रयुक्त है। ये नाउन की तरह तो है लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यहाँ आप देख सकते हो रिमार्क में, यहाँ स्मोकिंग जीरंड है, जैसा मैंने बताया। अगर किसी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दो और उसको नाउन के रूप में यूज़ करो तो उसको हम जीरंड कहते हैं। स्मोकिंग जीरंड है जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन की भांति प्रयोग हो रहा है, जो मैंने कहा आपको, ठीक है ना। टू एर इज ह्यूमन, टू एर यहाँ मतलब है गलती करना। टू एर मतलब एरर सुनते हो ना, एरर आता है, आप देखते हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी करते हो तो कभी कभी एरर आता है। एरर मतलब हो गया गलती हो गया या कुछ गलती हो रहा है। और ERR मतलब होता है, ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है गलती करना। तो टू एर मतलब होता है वही कि गलती इज ह्यूमन, गलती का मतलब जो गलती करते हैं वो ह्यूमन ही होते हैं, इंसान ही होते हैं। तो आप देखिए टू एर यहाँ इन्फिनेटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, गलती पकड़ना आसान है। कई लोग बोलते हैं गलती पकड़ना आसान है, जाओ मेहनत तो करो, कम से कम बहुत आसान होता है लोगों को गलती पकड़ना, है ना। लोग कहते हैं ना अरे बहुत आसान होता है लोगों को गलती पकड़ना, मेन काम है मेहनत करना, काम करना, है ना। तो टू फाइंड फॉल्ट जो आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। अब देखिए रिमार्क में क्या लिखा है,
टू फाइंड फॉल्ट शब्दों का एक समूह है जो सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन की तरफ प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि एक फ्रेज है जो नाउन के रूप में यूज हो रहा है सब्जेक्ट के रूप में ऊपर। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, सब्जेक्ट के स्थान पर हेड वर्ड के रूप में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जिरंड, इन्फिनेटिव तथा शब्दों का समूह प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि टेबल 2 के विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट है। यही आपका टेबल 2 है। यहाँ आप देख सकते हो सब्जेक्ट के रूप में हम इस नाउन को यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, जिरंड का यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं, और शब्दों का समूह यानी कि फ्रेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक एकदम क्लियर। टेबल 3 और क्लियर आपको समझाया जा रहा है। सीरियल नंबर, क्वालिफायर, क्वालिफायर आपको याद करिए, अभी जो हमने देखा था सब्जेक्ट के पार्ट उसमें क्वालिफायर आया था ना। फिर हेड वर्ड यानी नाउन, फिर प्रेडिकेट। अ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है, तो जो बॉय से पहले ए आया है, जो कि देखो क्वालिफायर होता क्या, क्वालिफायर अगर आपको मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो क्वालिफायर वह शब्द होता है या शब्दों का वह समूह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, के बारे में कुछ बताए पहले ही मतलब उसके आने से पहले उसके बारे में बताए। देखिए बॉय के आने से पहले बता दे रहा है कि वो एक है, अ मतलब होता है एक, तो अ बॉय मतलब एक लड़का है ना, तो बॉय से पहले आकर वो उसकी क्वालिटी बता रहा है ना, चाहे वो अच्छा बुरा, चाहे वो एक है कितना है, वो सब बता रहा है। तो अ बॉय रन्स, प्रेडिकेट आपका ब्रंस है, सब्जेक्ट आपका 2 है, क्वालिफायर और हेडवर्ड। तो ए और बॉय ये दोनों आपका क्या है, सब्जेक्ट है। समझ में आ गया है। दैट मैन, वह आदमी हंसता है ना, तो दैट मैन से पहले दैट आ रहा है जो उसकी विशेषता बता रहा है, किसी मैन की विशेषता बता रहा है ना। फ्यू गर्ल्स डांस, कुछ लड़कियां नाची, ठीक है। मैनी बॉयज प्लेड, कई सारे लड़के खेले या खेला, ठीक है, कई सारे लड़कों ने गेम खेला या कुछ भी खेला, ठीक। तो यहाँ अ, दैट, फ्यू, मैनी ये सब क्वालिफायर है। टेबल बॉक्स में देखिए क्या लिखा है। टेबल 3 में सब्जेक्ट के 2 भाग हैं, एक क्वालिफायर तथा दूसरा हेडवर्ड। इस दशा में हेडवर्ड में नाउन आता है, जो हेडवर्ड आप देख रहे हो सब नाउन है, और क्वालिफायर आपको एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। ए, दैट, फ्यू तथा मैनी सभी क्वालिफायर हैं जो हेडवर्ड के ठीक पहले प्रयोग किए गए हैं। बॉय, मैन, गर्ल्स तथा बॉयज हेडवर्ड है जो नाउन है। हेडवर्ड सदैव नाउन या प्रोनाउन होता है, याद रखिएगा, हेडवर्ड हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। टेबल 4 और क्लियर समझाया जा रहा है। देखो ये इतना समझाया इसलिए जा रहा है क्योंकि आगे जाके अगर आप सेंटेंस पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो कि भाई सब्जेक्ट ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। इस तरीके से सब्जेक्ट को अलग अलग रूप में हम तोड़ सकते हैं। अब सब्जेक्ट को अब देखिए अलग रूप से तोड़ा जा रहा है। डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, फिर प्रेडिकेट, है ना। तो याद रखिएगा हेडवर्ड हमेशा सब्जेक्ट के आखिरी में आएगा, उससे पहले डिटरमाइनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव ये सब आ जाएंगे, ठीक। तो लिखा है अ ब्लाइंड मैन, अ डिटरमाइनर है, वो डिटरमाइन कर रहा है कि वो एक है। क्वालिफायर जो है वो किसी मैन की विशेषता बता रहा है, ब्लाइंड, है ना, आदमी क्या है, अंधा है, ठीक। तो अ ब्लाइंड मैन वॉक्स, अंधा आदमी चलता है। द ब्यूटिफुल गर्ल डांस, खूबसूरत लड़की नाची, है ना, नाचा या नाची। द ओल्ड लेडी क्राइड, बूढ़ी औरत चिल्लाई। दीज प्रिटी बेबीज प्ले, यह सुंदर बच्चे खेले। इस तरीके से उपयुक्त टेबल 4 में डिटरमाइनर और क्वालिफायर मुख्य शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसी दशा में हेडवर्ड के पूर्व प्रयोग होने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से दोहरा रहा हूँ, जब कभी भी हेडवर्ड से पहले डिटरमाइनर और क्वालिफायर दोनों एक साथ आ जाएं तो वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। नोट, इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, जब हेडवर्ड से पहले एक शब्द हो तो उसे क्वालिफायर कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, हेडवर्ड से पहले जैसे यहाँ पर था
एक शब्द हो तो उसे हम क्वालिफायर कहेंगे। जब दो शब्द होते हैं तो एडजेक्टिव शब्द होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव को क्वालिफायर कहेंगे, तथा एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होने वाले शब्द को डिटरमाइनर कहेंगे। तो जो क्वालिफायर है वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। ध्यान समझिएगा, फिर समझा रहा हूँ। अभी जो ऊपर हेडिंग में आप देख रहे हो चार्ट में क्वालिफायर जहाँ लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब हेड वर्ड से पहले दो वर्ड आ जाएंगे। एक डिटरमाइनर होगा, जो सबसे पहला वर्ड वो डिटरमाइनर होगा, उसके जो बीच वाला होगा उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है ना। ओल्ड क्या है? ये सब एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ पॉइंट करके लिखा हुआ है, ए, द एंड दीज ये सब क्या है? डिटरमाइनर है। ब्लाइंड, ब्यूटीफुल, ओल्ड तथा प्रीटी एडजेक्टिव है। मैन, गर्ल, लेडी तथा बेबी इज हेडवर्ड हैं। टेबल 5 ये आपको और क्लियर कर रहा है। देखिए अब पहले हमने पढ़ा सिर्फ हेडवर्ड और प्रेडिकेट, फिर हमने पढ़ा क्वालिफायर, हेडवर्ड, प्रेडिकेट, फिर हमने पढ़ा डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, प्रेडिकेट। अब हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिवल फ्रेज जो बीच में आपको आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। बूढ़ी औरत जो कमरे में है वह बुद्धिमान है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अभी भी क्या है? बूढ़ी औरत जो कमरे में है। किसके बारे में बात हो रही है? बूढ़ी औरत की जो कमरे में है ना, उसके बारे में बात हो रही है। उसके बारे में क्या बात हो रही है? कि वह बुद्धिमान है। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रही हूँ चाहे वो जितना लंबा हो वो सब सब्जेक्ट होगा, और उसके बारे में जो बात हो उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो डिटरमाइनर द है, क्वालिफायर जिसको हम एडजेक्टिव भी कहेंगे वो ओल्ड है, हेडवर्ड आपका लेडी है जो नाउन है, और इन द रूम ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसको एडजेक्टिवियल फ्रेज कहेंगे। तो द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। सेकंड क्या लिखा है? डिटरमाइनर, हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज अ प्रोफेसर। उसका बड़ा भाई कोलकाता में है, मतलब उसका बड़ा भाई कोलकाता में प्रोफेसर है। तो उसका बड़ा भाई कोलकाता में, ये आपका एक पूरा सेंटेंस है। प्रोफेसर है ये प्रेडिकेट है। अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। काला चिड़िया या काली चिड़िया पेड़ पर जो बैठी थी वह उड़ गई। ठीक है? तो फ्लू अवे वो आपका प्रेडिकेट है, और जो इधर वाला हिस्सा है वो सब सब्जेक्ट है। ठीक वैसा ही आपका है, दोज प्रिटी फ्लावर्स इन द वेस। वेस मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो गमला, है ना। वाइथर्ड है ना, वाइथर्ड मतलब वो साफ हो गया। माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई इज़ एन एक्टर। मेरे बड़े भैया मुंबई में, मतलब मेरे बड़े भैया जो मुंबई में हैं वह एक्टर हैं। ठीक है? इस तरीके से टेबल 5। उपयुक्त टेबल 5 में हेड वर्ड की संख्या व्याख्या करने के लिए डिटरमाइनर, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिवल फ्रेज का उचित प्रयोग हुआ है। एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हेड वर्ड के बाद होता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। कभी भी एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज़ करना हो तो हेड वर्ड के बाद यूज होगा। ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप वो पढ़ोगे सेंटेंस इधर उधर दिया होता है उसको फिर मिलाकर आपको सही लिखना होता है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना होगा कि सब्जेक्ट वो जो लिखा हुआ है उसमें डिटरमाइनर कौन है, क्वालिफायर कौन सा है, एडजेक्टिव मतलब क्वालिफायर एडजेक्टिव एक ही हो गया, उसमें एडजेक्टिवल फ्रेज कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। ये जब आपको पता चल जाएगा तो आप आराम से मिला लोगे। इन उपयुक्त टेबल्स का अध्ययन करने से निम्नलिखित बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट होती हैं जिनको ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना है। सब्जेक्ट एक होने की स्थिति में हेड वर्ड नाउन, प्रोनाउन, जिरेंट या इन्फिनेटिव हो सकता है। दूसरी बात, सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर सब्जेक्ट सदैव नाउन होगा। सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा होने पर यह सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा, उसे क्वालिफायर कहेंगे। सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पूर्व दो शब्द होंगे, तो जैसे आपने पढ़ा था डिटरमाइनर और क्वालिफायर, तो
पहले शब्द तो डिटरमाइनर और दूसरा क्वालिफायर कहेंगे, और क्वालिफायर को हमेशा एडजेक्टिव कहेंगे उस केस में। अगर अकेले क्वालिफायर है तो उसको क्वालिफायर कहेंगे, लेकिन अगर उससे पहले डिटरमाइनर आ गया है तो उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे क्वालिफायर को। पांचवा पॉइंट, सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए यदि एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हुआ है तो वो सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद मतलब वही हेड वर्ड के बाद। नियम, डिटरमाइनर और क्वालिफायर का प्रयोग सब्जेक्ट हेड वर्ड से पहले और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कि हेड वर्ड के बाद होता है। संक्षेप में वाक्य का क्रम इस प्रकार है, अगर आप इसको नॉर्मल समझें तो सेंटेंस ऐसे बनता है, या तो डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, अब लिखा है विशेष। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है, जिरंड वर्ब प्लस आईएनजी और इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। कभी कभी इनकी व्याख्या के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। वे शब्द ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर होते हैं। जैसे आपने क्वालिफायर पढ़ा वैसे आप मॉडिफायर जान लीजिए। ठीक है, मॉडिफायर बाद में आते हैं, क्वालिफायर पहले आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, तो ये मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। वॉकिंग क्या है? ये जिरंड है जो नाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। टहलना, सुबह टहलना क्या है? बहुत यूजफुल है, बहुत लाभदायक है। स्विमिंग इन द रिवर इज अ गुड एक्सरसाइज। नदी में तैरना अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब अच्छा प्रयोग है, क्रिया है बोल सकते हैं। टू ओबे आवर टीचर्स इज आवर ड्यूटी। अपने शिक्षकों का बात मानना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। टू गेट गुड मार्क्स इज माई एम। अच्छा नंबर पाना मेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो हेड वर्ड आपका दिख रहा है टू ओबे, टू गेट, ये आपके इन्फिनेटिव हैं। वॉकिंग और स्विमिंग आपका क्या है? जिरंड है। उपयुक्त टेबल 6 में वॉकिंग और स्विमिंग है, जबकि टू ओबे और टू गेट दोनों इन्फिनेटिव हैं। टेबल 7, सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिरंड होगा और प्रेडिकेट। सिंगिंग प्लीज मी, मतलब प्लीजेज मी, गाना मुझे क्या करता है? आनंदित करता है। वेटिंग टायर्स मी, है ना, थकना मुझे इंतजार करना मुझे थका देता है। ये सब जिरंड है जो नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं। वर्ब है, उसमें एनजी जोड़ा गया है और ये नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं। वर्किंग कीप्स अस हेल्दी, काम करना हमें हेल्दी बनाए रहता है, स्वस्थ बनाए रहता है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, है ना, धूमपान क्या है? हार्मफुल होता है, हार्मफुल मतलब खतरनाक होता है। सेविंग स्पेस, पैसा मतलब हमें हमेशा पैसा बचाना चाहिए। सब्जेक्ट के रूप में जिरंड के कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए। यहाँ कुछ अन्य उदाहरण है, वो आप देख सकते हो अपने से। और ये इन्फिनेटिव का है उदाहरण, आप देखिए टेबल 8। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब प्रेडिकेट। टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। शुड बी अवर एम, हमारा यह एम होना चाहिए, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। टू वर्क इज टू वर्शिप, काम करना ही पूजा है। लोग कहते हैं ना काम ही पूजा है, तो वही काम करना ही पूजा है। टू सेव अवर द फ्यूचर इज ऑलवेज यूजफुल, अपना भविष्य सेव करना, अपना भविष्य बचाना, है ना, हमेशा कामदायक होता है। तो देखिए टू सेव फॉर द फ्यूचर, तो फॉर द फ्यूचर आपका एडवर्बियल फ्रेज है, और टू सेव ये आपका इन्फिनेटिव है। टू पे द टू फ्री इंडिया वॉज अवर मोटो, ये इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। भारत को आज़ाद करना हमारा मोटो था, हमारा लक्ष्य था, है ना, ये हमारा उद्देश्य था। टू पे द टैक्सेस इज अवर ड्यूटी, टैक्स देना हमारी ड्यूटी है ना। टू सर्व द पुअर इज टू सर्व गॉड, गरीबों की सेवा करना भगवान की सेवा करने है, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो अब देखिए इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं नल सब्जेक्ट, है ना, या वो सब्जेक्ट जिसका कोई अर्थ नहीं होता है फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसी दशा में इट का प्रयोग इम्पर्सनल या न्यूट्रल और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह होता है।
जो मैंने कहा न्यूट्रल मतलब होता है जो दोनों तरफ हो, मतलब उसका प्रयोग कैसे भी हो सकता है। और इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में हम देयर का यूज़ करते हैं। देख लीजिए आप एग्जाम्पल, जहाँ पर आप बहुत सिंपल है, जिस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिलने में मुश्किल होता है वहाँ पे आप इट का यूज़ कर सकते हैं। एक समय की बात थी, इसमें सब्जेक्ट मिल रहा है नहीं, तो आप देयर लगा सकते हो। ठीक है, मच्छर था, अब बोलोगे अरे इसमें मच्छर था, मच्छर के बारे में बात हो रही है? नहीं, मच्छर के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो मच्छर था। इट वॉज मतलब वह मच्छर था, मैंने अपने मच्छर को मार दिया तो बोलोगे ना वह मच्छर था, तो बात हो रही थी वह के बारे में, और वह क्या है, वह मच्छर है। ठीक है, मच्छर के बारे में बात नहीं हो रही, वह के बारे में बात हो रही है। तो वह आपको जब सेंटेंस में ना मिले तो आप इट का यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, मौसम आज बहुत अच्छा है ना, या आज बहुत अच्छा है। दूसरा, इट इज़ हॉट टुडे, आज बहुत गर्म है। तो दिन के लिए हमेशा इट का यूज़ होता है। कभी भी अगर आप दिन का यूज़ कर रहे हैं और उस दिन का मेंशन नहीं कर रहे हो, जैसे संडे मंडे या डेट आप मेंशन नहीं कर रहे हो 2 तारीख 3 तारीख, तो आप इट का यूज़ करना आपको ज़रूरी है। आपको इट का यूज़ वेदर के लिए मतलब मौसम के लिए और दिन के लिए, ये जो कैलेंडर वाला दिन होता है या चाहे संडे मंडे, उसके लिए अगर आप उनका यूज़ नहीं कर रहे हो डायरेक्ट, तो आप इट का यूज़ करना आपकी ज़रूरी है। और बारिश के लिए इट का यूज़ होता है। इट इज़ संडे, आज संडे है, या यह संडे है। यह कौन, कोई भी चीज़ है, यह संडे है। इट विल सून बी डे, है ना, जल्दी दिन हो जाएगा। इट इज़ 2 माइल्स फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर, इलाहाबाद से कानपुर 20 माइल्स हैं, है ना। अच्छा, 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम, देयर वॉज अ कैट ऑन द टेबल। ऐसे ढेर सारे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं। इट के कुछ अन्य उदाहरण आपको दिख रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच इंग्लिश, इट इज़ ट्रू दैट ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इट इज़ गुड बीइंग अ स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज आपको करना है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ इसका क्या करना है। पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ऑल्सो पॉइंट आउट द हेड वर्ड, क्वालिफायर एंड डिटरमाइनर। ये आपको चूज़ करना है और मुझे कहाँ भेजना है, मैं वीडियो डिटेल में मेरा ईमेल आईडी भेज दूंगा। उसी ईमेल आईडी पे आपको फ़ोटो क्लिक करना है, आप वो भेज देंगे। या तो अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हो। मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आपका सही था कि नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैन इज़ मॉर्टल, इसमें सब्जेक्ट मैन है जो हेड वर्ड है, ठीक, और इज़ मॉर्टल आपका प्रेडिकेट है। आपको प्रेडिकेट नहीं ढूंढना है, आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। अ ब्यूटिफुल गर्ल इज़ देयर, आपका डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव यानी कि क्वालिफायर ब्यूटीफुल है, हेड वर्ड आपका गर्ल है। ठीक, वैसे आपको ये पूरा एक्सरसाइज है, इस पूरे एक्सरसाइज को करिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, आपको ये क्रम दिया है, ओल्ड मैन द, इस जो आपको यहाँ क्रम दे रहा है, देखो ओल्ड मैन द लिखा है ना, इसको आपको वहाँ पे अपने क्रम के हिसाब से इसको बैठाना है। प्रेडिकेट दिया हुआ है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। मैं पहला बता दे रहा हूँ, पहला होगा द ओल्ड मैन सेट देयर। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको इस तरह लिखना है, बनाना है, देखते हैं कौन करता है, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3 ये आपको करना है, और ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये करके दिखाना है। आप चाहे 2 दिन लो, 3 दिन लो, 4 दिन लो, 5 दिन लो, चाहे जितना दिन लो, पर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके 3-4 दिन के अंदर मुझे करके दिखा दो। एक्सरसाइज 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द सब्जेक्ट पार्ट गिवन इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर। इसका भी आप करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। नॉटी बॉयज सम, इसको आपको लिखना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, सम नॉटी बॉयज होगा क्वारल्ड, क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक, दूसरा ये बता दे रहा हूँ, माई यंगर सन। ठीक है, इस तरह आपको करना है, पूरा 10 को करना है। मुझे एक फ़ोटो खींचोगे आप, लिख कर कॉपी पे लिख कर, उसके बाद मुझे ईमेल पे भेज दो, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। एक्सरसाइज 4 भी आपको करना है। ये आपको मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, 3-4 दिन, अगर आप 3-4 दिन लेकर आप मुझे ज़रूर भेजें। और कहीं अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर एक्सरसाइज नंबर इसमें ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, मुझे बता दीजिए। पर प्लीज़ उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ नंबर मत लिखिएगा, वो क्वेश्चन को पूरा लिख कर तब क्वेश्चन पूछिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर, है ना, इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। मैं पहला बता दे रहा हूँ,
इन द रूम गर्ल दैट गर्ल इन द रूम इज एन एथलीट। इस तरीके से दैट आपका डिटरमाइनर है, गर्ल आपका हेड वर्ड है, और इन द रूम क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। इस तरह आपको ये भी करना है। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। किसकी बात करते हैं? प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट पार्ट में दी गई टेबल से एक बात तो स्पष्ट है होती है कि प्रेडिकेट में अकेला वर्ब भी होता है और वर्ब के साथ अन्य शब्द भी होते हैं। इस प्रकार वर्ब के साथ प्रयोग होने वाले अन्य शब्दों को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। निम्नलिखित टेबल्स को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किशन प्लेज, किशन खेलता है। इसमें प्रेडिकेट अभी आप प्रेडिकेट पे ध्यान दीजिए। पहले अपना सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, आप प्रेडिकेट पे ध्यान दीजिए। राम सिंग्स, राम गाता है। शी रन्स, वह दौड़ती है। दे लाफ, वे हंसते हैं। वी रीड, हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लेज, सिंग, रन, लाफ, रीड, ये सिर्फ प्रेडिकेट सिर्फ और सिर्फ इसमें वर्ब है, यही बताया गया है। यहाँ इस टेबल 1 में प्रेडिकेट में केवल वर्ब का प्रयोग किया गया है, प्लेज, सिंग, रन, लाफ तथा रीड। टेबल 2 देखिए, इसमें सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे प्रेडिकेट की। तो सब्जेक्ट आपका माय फादर है और प्रेडिकेट आपको देखिए इसमें 2 आ गए, एक वर्ब आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया। वर्ब आपका रीड्स है और ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज़पेपर। ऑब्जेक्ट किसे कैसे पहचानोगे कि जब किसी वर्ब से आप क्या, कब, कैसे पूछोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, माय फादर रीड्स, मेरे पिता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। योर सिस्टर कुक्स, तुम्हारी बहन पकाती है। क्या पकाती है? खाना पकाती है। शी राइट्स, वह लिखती है। क्या लिखती है? अ लेटर, एक पत्र लिखती है। आई बॉट, मैंने लाया। तुमने क्या लाया? अ रेडियो, है ना। तो जब आप किसी वर्ब से क्या, क्यों, कब ये सब पूछोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, नॉर्मली जो क्या पूछने पर आपको मिलता है वो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी मेन ऑब्जेक्ट होता है। क्या, क्यों, कब, कैसे, ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, क्या, हम ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ब से अगर आप क्या पूछ रहे हो और क्या में जो उत्तर आपको मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट आपका पहला ऑब्जेक्ट और मेन ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। उपयुक्त तालिका टेबल 2 में प्रेडिकेट में एक या एक से अधिक शब्द हैं, है ना। 1-2 शब्द हैं, रीड्स द न्यूज़पेपर। इन शब्दों के में एक क्रिया है और दूसरे शब्द कर्म है। रीड्स, कुक्स, राइट एंड ब्रॉट क्रिया है। द न्यूज़पेपर फूड, अ लेटर तथा अ रेडियो कर्म यानी ऑब्जेक्ट है। टेबल 3, द ग्रैंड मदर, यह आपका सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट आप उसमें 3 चीज़ें आ गई, वर्ब आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर आप वर्ब से क्या पूछोगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर मिलेगा। ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप वर्ब से क्या पूछो, फिर आपको जो उत्तर मिलेगा वो डायरेक्ट होगा, और उसके बाद क्यों, कब, कैसे पूछोगे या किसको पूछोगे तो जो आपको वो आंसर मिलेगा वो इनडायरेक्ट होगा। जैसे यहाँ देखिए, द ग्रैंड मदर टोल्ड, ग्रैंड मदर ने बताया। क्या बताया? अ स्टोरी, एक कहानी बताई, तो वो डायरेक्ट हो गया। और किसको बताया? मुझे बताया। तो किसको, ये क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप क्या पूछोगे, ठीक, तो वो मी हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द प्रिंसिपल आस्क्ड, प्रिंसिपल ने पूछा। क्या पूछा? टू लीव द क्लास, मतलब प्रिंसिपल ने कहा। आस्क मतलब यहाँ मतलब है कहा, तो आस्क मतलब 2 अर्थ होता है, कहना और पूछना। यहाँ है कहना। द प्रिंसिपल आस्क्ड, प्रिंसिपल ने कहा यहाँ से इस क्लास से निकलो। किसे कहा? हिम, उसे कहा। दे गेव, उन्होंने दिया। क्या दिया? अ बुक, किताब दी। किसे किताब दी? हर, उस लड़की को किताब दी, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। ठीक वैसे ही है, ही रोट, उसने क्या लिखा? अ लेटर लिखा, और इनडायरेक्ट आपका हर हो गया। शी गेव्स, उसने दिया। क्या दिया? अ पेन, और किसको दिया? मी, मुझे। उपयुक्त टेबल 3 में प्रेडिकेट पार्ट में क्रिया के साथ 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं। पहला ऑब्जेक्ट पर्सन और दूसरा थिंक, अर्थात पर्सन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और थिंक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इस तरह की आप पहचान सकते हो, किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक। नोट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तु ही हमेशा नहीं हो सकती, यह सजीव भी हो सकती हैं। ठीक, जैसे सोहन गिव मी अ पप्पी, सोहन ने मुझे पप्पी दिया। पप्पी मतलब वो पिल्ले के बच्चे, कुत्ते के बच्चे को। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में पैसिव वॉइस में इस तरह लिखेंगे, अ पप्पी वॉज गिवन टू मी बाय सोहन, या आई वॉज गिवन अ पप्पी बाय सोहन। अभी आप एक्टिव पैसिव अगर आप नहीं जानते हो तो चिंता मत करिए, आपको बस ये समझा दे रहा हूँ कि सोहन गेव मी ए पप्पी, सोहन ने मुझे पप्पी दिया। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, अ पप्पी और मी। अ पप्पी मतलब ये एक कुत्ते का बच्चा है, तो इसका अर्थ होगा सोहन ने दिया, क्या दिया, कुत्ते का बच्चा यानी पप्पी दिया। किसको दिया, मुझे दिया। तो अ पप्पी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और मी आपका इनडायरेक्ट। यही इसमें समझाने की कोशिश की गई है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित वाक्यों को भी ध्यानपूर्वक पढ़िए। माई मदर गेव अ फ्रॉक टू माला, फ्रॉक जो लोग पहनते हैं, बच्चे पहनते हैं, तो मेरी माँ ने माला को फ्रॉक दिया। ठीक है। तो क्या दिया, फ्रॉक दिया। ये कभी मत दिमाग में रखना कि जो आखिरी में आता है वो डायरेक्ट होता है, जो पहले आता है वो इनडायरेक्ट। ना ना ना, यहाँ आप देख लीजिए, कभी कभी पहले आ जाता है। माई मदर गेव अ फ्रॉक, मेरी माँ ने फ्रॉक दिया। क्या दिया, फ्रॉक दिया। किसको दिया, माला को दिया। ठीक है, समझ में आ गया। श्वेता सेंट अ मैगजीन फॉर मी, श्वेता ने मुझे मैगजीन दी। तो श्वेता ने क्या दिया, मैगजीन दी। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैगजीन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका है फॉर मी। ठीक। ऊपर लिखे गए वाक्य में एक्टिव वॉइस में है, फ्रॉक और मैगजीन शब्द गेव एंड सेंड क्रियाओं के ऑब्जेक्ट हैं, जो मैंने आपको समझाया अभी। माला और मी से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग है। इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस इनडायरेक्टली किया जाता है। टू और फॉर प्रीपोजिशन का ही प्रयोग इस प्रकार होता है। देखिए, क्लियर हो गया। आप टेबल 4 दूसरी पॉइंट देख रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, जीरंड आ गया। आपने पहले जीरंड देखा सब्जेक्ट के रूप में, अब यहाँ जीरंड देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक। लिखा है वर्ब ही लाइक्स, वह पसंद करता है। क्या पसंद करता है, ईटिंग फिश। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाउन के रूप में यूज हो रहा है। वर्ब क्या हो रहा है, वो नाउन के रूप में यूज हो रहा है, ईटिंग बन गया, ईट से ईटिंग बन गया। ठीक। तो उसे पसंद है मछली खाना। ठीक है, तो मछली खाना ये जीरंड के रूप में यूज हो रहा है। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं। क्या नहीं पसंद, गॉसिपिंग। गॉसिपिंग मतलब होता है वो छुप छुप के, मतलब धीरे धीरे बात करना, गॉसिप करना, है ना, फुसफुसाना एक तरीके से। यू डिड नॉट लाइक, उसे पसंद, तुम्हें पसंद नहीं, प्लेइंग चेस, तुम्हें चेस खेलना पसंद नहीं। तुम्हें क्या पसंद नहीं, चेस खेलना पसंद नहीं। ठीक है, तो ये सब आपका मेन ऑब्जेक्ट है। जो जीरंड आप देख रहे हो वो आपका मेन ऑब्जेक्ट है। मोहन डिसलाइक, मोहन पसंद नहीं करता गैम्बलिंग, जुआ मोहन पसंद नहीं करता। तो मोहन क्या नहीं पसंद करता, जुआ। उपयुक्त टेबल 4 में प्रेडिकेट को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात वर्ब प्लस जिरंड। यहाँ जिरंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह किया गया है। वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी वर्ब प्लस आईएनजी मिलाकर प्रेडिकेट बनाया गया है। ईटिंग फिश, गॉसिपिंग, प्लेइंग चेस, गैम्बलिंग, ये जिरंड के रूप में प्रयुक्त है जो ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे इन्फिनेटिव, है ना। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या है, वी, और प्रेडिकेट क्या है आपका, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वी वॉन्ट टू वर्क, हम काम करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो टू वर्क आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो इन्फिनेटिव है। राजा लाइक्ड, राजा पसंद करता था। टू वॉक, चलना। यू लाइक, तुम पसंद करते हो। टू प्ले चेस, तुम चेस खेलना, शतरंज खेलना पसंद करते हो। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चित किया। क्या निश्चित किया, टू लीव, कहीं से चले जाना। उन्होंने निश्चित किया कि चले जाना। ठीक। वही ऊपर अब फिर से वही लिखा है, उपयुक्त टेबल 5 में ये सब वही लिखा है कि वर्ब इन्फिनेटिव में प्रेडिकेट को बांट दिया गया है, जिसमें वर्ब आपका वांट, लाइक डिसाइडेड है, और ऑब्जेक्ट आपका टू वर्क, टू वॉक, टू प्ले चेस, टू लीव है। अब हम टेबल 6 की बात करते हैं। द टीचर मेड मी द मॉनिटर। यहाँ प्रेडिकेट में 3 चीज़ें आ गई, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है। नाउन फ्रेज मतलब नाउन के साथ 3-4 वर्ड और होंगे, या अकेले नाउन होगा। द टीचर मेड मी, टीचर ने मुझे बनाया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टीचर ने मुझे क्या बनाया,
टीचर ने मुझे मॉनिटर बनाया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मी है। कॉम्प्लीमेंट ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट, ये बात एकदम ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट में होता है लेकिन ऑब्जेक्ट अब आपका मी है। ठीक है, तो टीचर ने बनाया, टीचर ने क्या बनाया, मॉनिटर बनाया। किसे बनाया, मुझे बनाया। लेकिन यहाँ पर द मॉनिटर सेकेंड और फर्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। द पीपल चोज हिम, पीपल ने चूज किया। किसे चूज किया, मुझे। वी नेम्ड द बॉय, हमने लड़के का नाम रखा मोती। ठीक, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आप समझ नहीं पाओगे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो चिंता मत करिए, ऐसा क्वेश्चन तभी आपके एग्जाम में आएगा जब 2 ऑब्जेक्ट होंगे। अगर 2 ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप एक ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चूज करिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चूज करिए। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपको ऐसा आएगा जिसके बिना भी सेंटेंस पूरा लगता है। द टीचर मेड मी, टीचर ने मुझे बना दिया। ठीक है। द पीपल चोज मी हिम, पीपल ने उसे चुना, लोगों ने उसे चुना। ये वाक्य पे ख़त्म होता है। देयर लीडर, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा याद रखिएगा पूरक होता है, उसके बिना भी वाक्य पूरा होता है। वी नेम द बॉय, हमने लड़के का नाम रख दिया। ठीक है, तो ये वाक्य पूरा लग रहा है, हमने नाम रख दिया। अब क्या रखा, कैसा रखा, वो कॉम्प्लीमेंट में है, मोती। दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने, उन लोगों ने उसे चुना। इलेक्टेड मतलब होता है चुनना, या एक तरीके से चुनना कह सकते हो। तो उन लोगों ने उसे चुना। क्या चुना, द लीडर ऑफ द पार्टी, ये कॉम्प्लीमेंट है। वी चूज हिम, हमने उसे चुना। चूज मतलब भी होता है चुनना। द कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक, ये नाउन फ्रेज है। ऊपर के 3 नाउन थे और ये दोनों नाउन फ्रेज है कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर हुआ, यही बात यहाँ पे समझाया गया है। फिर टेबल 7, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपका पहले आपने देखा नाउन और नाउन फ्रेज, अब देख रहे हो आपका एडजेक्टिव, एग्जेक्टिव फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। द जज फाउंड यू, जज ने तुम्हें पा लिया, है ना। अब ये वाक्य पूरा लग रहा है, जज ने तुम्हें पा लिया, ये वाक्य पूरा लग रहा है। अब क्या पा लिया, इनोसेंट मतलब क्या होता है, इनोसेंट मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक होता है मुजरिम, एक होता है निर्दोष, निर्दोष। ठीक है ना, कभी कभी वर्ड दिमाग में नहीं आता है। द न्यूज़ मेड हिम, समाचार ने उसे बना दिया। क्या बना दिया, हैप्पी, खुश बना दिया। ये एडजेक्टिव है, हैप्पी एडजेक्टिव है, इनोसेंट एडजेक्टिव है। वैसे ही आपको बाकी सब जितने दिख रहे हैं, यू फाइंड हिम, तुमने उसे पाया। गिल्टी मतलब अपराधी। ठीक, वैसे ही आपको दिख रहा है। मैं फिर चौथा बता रहा हूँ। ही फेल्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को महसूस किया। क्या महसूस किया, टायर्ड मतलब थका हुआ। ये पास्ट पार्टिसिपल है। टायर्ड क्या है, टायर एक वर्ब है जिसका थर्ड फॉर्म होता है टायर्ड। शी वॉन्टेड टू वर्क, वो काम करना चाहती थी। कंप्लीटेड, वो काम करना चाहती थी, वो काम पूरा करना चाहती थी। ठीक है, ये पार्ट पार्टिसिपल हो गया। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म। वी हर्ड द सॉन्ग, हमने संगीत सुना, और उसका थर्ड फॉर्म है संग। ठीक है, सुनने का थर्ड फॉर्म है संग। फिर दे हैव सेव्ड मच मनी, उन्होंने काफ़ी सारे पैसे बचाए हैं। फॉर देयर ओल्ड एज, तो फॉर देयर ओल्ड एज कॉम्प्लीमेंट, इसके बिना भी सेंटेंस आपका पूरा लग रहा है। ये होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, कोई दिक्कत डाउट होगा तो जरूर पूछ सकते हैं। आप ऐसे ही पूछ सकते हो कि सर टेबल नंबर 7 का क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 मुझे नहीं आ रहा है, मुझे बताइए, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा आगे। फिर वही उपयुक्त में वही सब लिखा है जो हमने पढ़ा है अभी। टेबल नंबर 8, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट ऐसा तब होता है जब कोई क्रिया ना हो। ध्यान दीजिएगा, जब किसी प्रेडिकेट में कोई क्रिया ना हो, किसी सेंटेंस में कोई क्रिया ना हो, तो कंप्लीमेंट कहलाता है, न कि ऑब्जेक्ट। उसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट कहेंगे। श्रवण वॉज एन ओबीडियंट सन, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। तो श्रवण आज्ञाकारी बालक था, एक आज्ञाकारी बालक था। राम वॉज अ किंग, राम एक राजा थे। ठीक है, इसमें कोई क्रिया है, कोई वर्ब है, नहीं है। जब ऐसा सेंटेंस आए तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं। उपयुक्त टेबल 8 में प्रेडिकेट में वर्ब और कॉम्प्लीमेंट है।
पहले वाक्य में एडजेक्टिव और दूसरे में नाउन और को प्रेडिकेट पोर्शन में रखा गया है। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर आप अब बोलोगे वर्ब तो है, तो मैं तो बोला था वर्ब नहीं है। एक्शन वर्ब, क्रिया वाला वर्ब अगर किसी वाक्य में नहीं होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसमें डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। याद रखिएगा, क्रिया होता है तब न कर्म बनता है। जब तक कोई क्रिया ही नहीं होगा तो कर्म कैसे बनेगा? जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? ठीक है, तो किसी सेंटेंस में अगर आपको ऐसा मिले जिसमें कोई एक्शन ना हो तो उसका जो उसके बाद जो आखिरी में जो आप जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नोट, यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वर्ब इज एम आर वॉज वर्ग के बाद वाक्य को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लेती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता ही है। कॉम्प्लीमेंट तीन प्रकार के हो सकते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने देखा नाउन फ्रेज वाला, एडजेक्टिव फ्रेज वाला, एडवर्ब फ्रेज वाला। ठीक है, तो ही इज़ अ बॉय, कभी हम इस कॉम्प्लीमेंट में एक अलग तरीके से हम पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। ही इज़ अ बॉय, इसमें कॉम्प्लीमेंट नाउन है। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, इसमें कॉम्प्लीमेंट जो है वो एडजेक्टिव है। शी इज़ देयर, वो वहाँ पर है, तो ये एडवर्ब है ना। अंडरलाइन वर्ड पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के कुछ उदाहरण देखिए। अब देखिए, अब बोलोगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। शी इज़ अ नर्स, वह नर्स है। तालिका में प्रयुक्त सभी कॉम्प्लीमेंट नाउन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ये जितना आपको दिख रहा है, नर्स, डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या है? नाउन है। राम वॉज अ डॉक्टर, राम डॉक्टर हैं। अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, दे वर अ टीचर, सॉरी दे वर टीचर्स, वह सब अध्यापक थे। वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं, हम सब छात्र हैं। आई एम बॉय, मैं लड़का हूँ। शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। क्लियर है? तो वो कॉम्प्लीमेंट जो डायरेक्ट किसी नाउन या किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, ये नाउन हो गया, ये नाउन वाला कॉम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव वाला कॉम्प्लीमेंट। मैं इसमें अब दो एग्जांपल बताऊंगा, बाकी आपने इसे चेक कर लीजिएगा। शी इज़ इंटेलिजेंट, वह क्या है? इंटेलिजेंट है। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? इंटेलिजेंट। यू आर स्मार्ट, आप स्मार्ट हो। ठीक, इसमें इंटेलिजेंट, स्मार्ट, डल, ब्रेव, हैप्पी, सैड, ये सब क्या एडजेक्टिव है और एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। अब देखेंगे हम एडवर्बियल के रूप में, यानी एडवर्ब के रूप में। द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी, गर्ल्स कहाँ पे हैं? लड़कियाँ कहाँ पर हैं? लाइब्रेरी में हैं। ठीक है, तो एडवर्ब भी यही होता है। यू आर देयर, तुम वहाँ पर हो। आई एम हेयर, मैं यहाँ पर हूँ। और बाकी आप तीनों भी देख सकते हो, ठीक वैसे ही है। एक्सरसाइज नंबर 5 जो आपको करना है, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 5 जो आपको बनाना है, मेक 5 मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। आपको 5 मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। द ओल्ड मैन इन द फील्ड इज माई अंकल। ठीक है, इसको आपको अपने तरीके से बनाना है। लिखा है द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर इज एन एक्टर, अ डॉक्टर, अ टीचर, ऑनेस्ट। आप किसी बना सकते हो, एन एक्टर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, टीचर बना सकते हो, ऑनेस्ट बना सकते हो, आपका मन। ठीक है, द ब्यूटिफुल वुमेन इन द रूम वॉज इंटेलिजेंट। अगर आपको ऐसे बनाना है, यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर इज अ डॉक्टर, द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर इज अ टीचर, द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर इज ऑनेस्ट। और सेकंड वाले में आपको भी लिखना है, कैसे लिखना पता है? रेगुलर के नीचे जो आपको लाइन दिख रही खाली, वहाँ आपको भरना है दिस ब्यूटिफुल वुमेन इन द रूम वॉज रेगुलर, दिस ब्यूटिफुल वुमेन इन द रूम वॉज अ टीचर। ठीक है, दिस ब्यूटिफुल वुमेन इन द रूम वॉज जेंटल, जेंटल मतलब होता है सज्जन। एक्सरसाइज 5 क्या करना है? पिक आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ब्रेक द प्रेडिकेट इनटू इट्स डिफरेंट पार्ट। इसको आप प्रेडिकेट आपको चूज करना है और उसको डिफरेंट पार्ट में बांटना है। जैसे पहला मैं आपको बताता हूँ,
ही रीड्स अ मैगजीन, वह मैगजीन पढ़ती है। इसमें प्रेडिकेट दो भाग में है, रीड आपका वर्ब है और अ मैगजीन आपका क्या है, क्या है ये नाउन है, और ये प्रेडिकेट के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है, फिर 12वां बता दे रहा हूँ, द बॉय मेड मी द कैप्टन। द बॉय ये आपका, द बॉय आपका सब्जेक्ट है, मेड आपका वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है और द कैप्टन आपका अदर वर्ड है। ठीक है, तो फिर इतना समझ में आ गया आपको। इस तरीके से आप बनाओगे, अदर वर्ड मतलब कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से बनाओगे तो आपको ईजी रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 7 है, वो करना है। ये जो लाइन से दिया है, डिसाइडेड बाय बस टू गो इन द इवनिंग, ये आपको भरना है अवर फ्रेंड के बाद, ला अपने हिसाब से। तो कैसे भरोगे, मैं पहला बता दे रहा हूँ। प्रेडिकेट के हिसाब से बनना है, अवर फ्रेंड, ठीक है, डिसाइडेड टू गो बाय बस इन द इवनिंग, अवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो बाय बस इन द इवनिंग, इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, या इस तरीके से बना सकते हो, अवर फ्रेंड इन द इवनिंग डिसाइडेड टू गो बाय बस, इस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आप सब्जेक्ट के हिसाब से ही बना सकते हो। द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस, सेकेंड वाला। ठीक, थर्ड वाला, द टीचर गॉट एंग्री एट हिज वर्क, इस तरीके से बनाइएगा। जो नहीं आएगा आप खुद पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8 आपको भरना है, चूज अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला बता दे रहा हूँ, आई बॉट अ रेडियो, आई बॉट अ रेडियो। ठीक, इस तरीके से बनाना है। आई सेंट अ लेटर टू फार्मर। ठीक, मैं तीसरा बताया हूँ, दूसरा, ही इज अ हो सकता है ही इज अ फार्मर, गलती हो गया। हाँ, आई सेंट अ लेटर टू हिम होगा, गलती हो गया। आई सेंट अ लेटर टू हिम, थर्ड वाले में हिम होगा और सेकंड वाले में ही इज अ फार्मर, सेकंड वाले में ही इज अ फार्मर होगा। वैसे आपको भरना है। फिर एक्सरसाइज नंबर 9, आप जितना 2-3 दिन आराम से लो, आप मुझे एक्सरसाइज करके सब दिखाना है आपको। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे है, दे लेंट मी अ बुक, फिर देयर वॉज अ किंग, इस तरीके से आपको भरना है। वॉज कॉम्प्लीमेंट आप अपने हिसाब से भरोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से भरोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप अपने हिसाब से भरोगे और लेंट का यूज़ करोगे। ठीक है, समझ में आया? यानी कि आपको वर्ब दे दिया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप अपने हिसाब से यूज़ करोगे। माई फादर बॉट, मेरे पिता ने खरीदा, क्या खरीदा? माई फादर बॉट अ वॉच फॉर मी, मेरे पिता ने घड़ी खरीदी मेरे लिए, इस तरीके से अब बनाना पहला वाला। अब बाकी सब पे आप बनाओगे, कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10, क्या करना है? कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग इट इन द राइट ऑर्डर, आपको सही ऑर्डर उसको भरना है। ही गोज टू विलेज ऑन फुट, ही गोज टू हिज विलेज ऑन फुट, क्या होगा? ही गोज टू हिज विलेज ऑन फुट, ऐसे आपका पूरा भरना है। एक्सरसाइज नंबर 10। एक्सरसाइज नंबर 11 क्या करना है आपको? फिर इसको सही ऑर्डर में भरना है। ठीक, सम पीपल वर, सम पीपल, क्या लिखा है? द प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज गिवन द ब्रैकेट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग इट इन द राइट ऑर्डर। सम पीपल वर द बिल्डिंग ब्रिज, ठीक है, इस तरीके से बनाओगे। सम वन डिस्कवर्ड अ क्योर फॉर, समवन हैज डिस्कवर्ड, सेकेंड क्या मैं बता रहा हूँ, समवन हैज डिस्कवर्ड अ क्योर, क्योर मतलब होता है दवा या इलाज, तो समवन हैज डिस्कवर्ड अ क्योर फॉर मलेरिया, ऐसे आप बाकी सब भी भर सकते हो। ठीक, पूरा ही आपको भरना है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है। फिर लिखा है रीऑर्डरिंग द वर्ड टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो अगर आपने इसको ठीक ठाक से पढ़ा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट लिखा है, शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्यों में संरचना करना। इसके पूर्व आप पढ़ चुके हैं कि वाक्य दो प्रमुख भाग होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, साथ ही आप सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट के विभिन्न भागों का भी अध्ययन कर चुके हैं।
इस उसी के आधार पर शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य की रचना करना है। इट वॉज अ साइट फाइन टू सी। उपयुक्त शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस समूह का अर्थ स्पष्ट नहीं है। सही बात है। इट वॉज अ साइट फाइन टू सी, कितना खराब लग रहा है ना। इसे निम्नलिखित क्रम में रखने पर वाक्य की रचना होगी। इट वॉज अ फाइन साइट टू सी। ठीक, तो लिखा इस प्रकार कुछ अन्य उदाहरण भी देखें। कुछ अन्य उदाहरण आपके सामने हैं। हैज़ द ब्रोकन ग्लास हु, इसको बनेगा हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास। ये आपको अगर आपने ठीक से पढ़ा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो आपको ये बहुत आसान लगेगा बनाना। या आपने ट्रांसलेशन पढ़ा है या आपने टेंस पढ़ा है तो आपको और आसान लगेगा। टेल्स लाइज इज सिन अ टू टेल अ लाई इज अ सिन, है ना। झूठ बोलना पाप है। थर्ड वाला गिव मी इट टू प्लीज समथिंग, कितना खराब लग रहा है ना। प्लीज के बाद कॉमा लगाना होगा। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। अगर आपको ये आएगा तो आपको पंचुएशन भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। गिव्स शी मिल्क मी, शी गिव्स मी मिल्क। अब देखिए पार्ट ए के कुछ शब्द जो गलत थे उसको हमने सही तरीके से पार्ट बी में बना दिया। नोट, शब्दों को सही क्रम में रखते समय सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट और उनके क्रम को ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट में जो डिटरमाइनर आता है उसको कब लगाना है, क्वालिफायर कब आता है, एडवर्बियल फ्रेज कब आता है वो आपको कब लगाना है, प्रेडिकेट में वर्ब कब लगाना है, सेकेंड ऑब्जेक्ट मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लगाना है, कब लगाना है, कॉम्प्लीमेंट कैसे लगाना है, ये सब आप पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सब आपको करना है। मैं ये पहला बता दे रहा हूँ। अ डिफ़िकल्ट इज राइट टू नॉवेल टू, इसका हो जाएगा टू राइट अ नॉवेल इज डिफ़िकल्ट। ठीक है, टू राइट अ नॉवेल इज डिफ़िकल्ट। टू राइट, सॉरी गलती हो गया, इट भी लिखा था मैं ध्यान नहीं दिखा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट अ नॉवेल, ये होगा। मैं इट को दिखा ही नहीं था, इसमें होगा इट इज़ डिफ़िकल्ट होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट अ नॉवेल। सेकेंड बता दे रहा हूँ। केम टॉम आउट ऑफ सैडली द हाउस, है ना। क्लास 9 का आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। टॉम केम आउट, है ना, द हाउस, सॉरी गलती हो गया। द टॉम, हाँ, टॉम सैडली केम आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक, अब बाकी अपने तरीके से तीसरा चौथा पांचवा भरिएगा। फिर फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिर 14वां भी आपको करना है, 14वां भी आप करोगे। 14 भी सेम वही रीऑर्डरिंग करना है। रीऑर्डरिंग जितना रीऑर्डरिंग करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन आएगा रीऑर्डरिंग से, तो अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक, क्लियर। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आपको हो रही है तो मुझसे क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा। लिखा फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड, इसको भी आपको करना है। सब रीऑर्डरिंग करना है। आप पूरा एक हफ्ता आपको मैं दे रहा हूँ, उसके लिए 3 दिन और ये रीऑर्डरिंग के लिए पूरा एक हफ्ता। आप एक हफ्ते में जाइए, इतना दिन लगाइए। कोई किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ कर आप डिस्कस कर सकते हैं। 19 सब रीऑर्डरिंग करना है। जितना रीऑर्डरिंग हो सकता है उतना रीऑर्डरिंग करिए, आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब इस वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, मुझे पता है 1-2 जगह आपको प्रॉब्लम हुई होगी, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ हम वीडियो एंड करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लिटरेचर का मैंने सभी वीडियो डाल दिया, ग्रामर के भी मैक्सिमम वीडियो मैं डाल दिया हूँ। बस मैं अब बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बुक वाला जो एक्सरसाइज है वो भी आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा नंबर आपका एग्जाम में आएगा और उतना अच्छा आप तैयार कर लोगे इंग्लिश ग्रामर को। ठीक है ना। तो फिर से आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।